मुहर्रम का ये मौका है और यहाँ पे बताया जाता है कि 10 दिनों तक मेला लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इमामबाड़ा स्टेट इस समय रोशनी से नहाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा दिखाएं एक एक करके कि किस तरीके से इसकी खूबसूरती, इस इमामबाड़ा स्टेट की खूबसूरती अपने आप में तो मायने रखती ही है, लेकिन जो यहाँ पे कृत्रिम ढंग से आर्टिफिशियली जो लाइटिंग की व्यवस्था करके इसको एक रोशनी से नहला दिया गया है, वो अब एक अलग छटा और छवि बिखेर रही है। अगर बात करें इस पूरे स्टेट के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ सोने और चांदी की ताजिया रखी हुई है। नवाब आसिफुद्दौला से भी इसका लिंक जोड़ा जाता है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने गिफ्ट किया था। पूरे मामले को अगर हम देखें, पूरी कहानी को अगर समझें, यूँ कहें तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और अन्य बहुत सारे समाज के लोग आते हैं और मन्नतें मानते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, चूँकि ये इमामबाड़ा स्टेट के रिप्रेजेंटेटर माने जाते हैं। सर क्या कहें, क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। जी, क्या बताएंगे, चूंकि इसकी छवि पूरे प्रदेश ही नहीं देश में एक अलग तरीके से बन करके आती है। देखिए, इमामबाड़ा स्टेट में सर्वधर्म समभाव की रेवड़ी सदैव बटी है। यहाँ पर कभी किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। विशेष रूप से मुहर्रम के 10 दिनों में इसके 4 फाटक हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो चारों फाटक सबके लिए खुले होते हैं। अपने आस्था और स्वरूप कोई भी आए, मन्नतें मांगे, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो उस मनौती को उतारने भी आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है और अपने अनुसार अपने आराध्य पूजा जो करना चाहे कर सकता है। किसी को कोई मना नहीं। अगर देखा जाए तो इसको बताया जाता है कि ये नवाब आसिफुद्दौला से इसकी स्टोरी कड़ी जुड़ती है। तो ज़रा मुझे 1 मिनट में अगर बताएंगे तो दर्शक भी हमारे जान पाएंगे। वास्तविकता देखिए ये है कि 300-350 साल पहले का यहाँ का इतिहास है। तब इस पूरे भूभाग पर अवध के नवाबीन का शासन चलता था और ये जगह गोरखपुर का परिक्षेत्र जो है उन लोगों की शिकारगाह थी। आमोद प्रमोद के और साधन थे नहीं। राजा, महाराजा, नवाब अपना अच्छा समय व्यतीत करना होता था तो जंगलों में शिकार के लिए निकल जाते थे और ये जगह हमारी जो है वो उन लोगों की शिकारगाह थी। एक बार नवाब आसिफुद्दौला यहाँ शिकार खेलते हुए आए और ये पूरा भूभाग जंगल था। उसी जंगल में हमारे जो यहाँ पर मदार जिनकी है संत रोशन अली शाह, उनकी भेंट नवाब आसिफुद्दौला से हो गई और उनसे वो इतना प्रभावित हुए कि अवध के कारीगरों को भेज करके यहाँ ये इमामबाड़े का निर्माण करवाया। और इन सारी चीज़ों को जब उनकी बेगम ने सुना तो उन्होंने अवध से ही बनवा करके सोने और चांदी के ताजिए भेंट स्वरूप यहाँ भेजे, जो आज भी इमामबाड़े में सुरक्षित रखे हुए हैं। मुहर्रम के 10 दिनों में वो जनता के दर्शन के लिए बाहर रखे जाते हैं। बाकी समय में सुरक्षित उनको एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है। एक कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद माना जाता है और इस समय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या उनका भी कभी यहाँ विजिट हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है, योगी आदित्यनाथ तो आज मठाधीश हैं। ये उस समय जब की बात है जब नवाब आसिफुद्दौला यहाँ आया, उस समय भी गोरखनाथ का मठ तो नहीं था, लेकिन गोरखनाथ बाबा उस समय भी थे और ये लोग समकालीन हैं। बाबा रोशन अली शाह और तत्कालीन गोरखनाथ बाबा, उन लोगों में मित्रता थी, आपस में भेंट भांट थी, कोई ऐसा वैमनस्य नहीं था। और वहाँ की भी जायदादें बस रोशन क्या नाम है इनकी ही दी हुई हैं, नवाब आसिफुद्दौला की। ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स आज है। तत्कालीन हमारे जो महंत जी हैं, मठाधीश हैं, उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई वैमनस्य नहीं है गोरखनाथ मठ में या इमामबाड़ा स्टेट में। कोई ऐसी बात नहीं। जैसा कि सर्वधर्म समभाव की बात हो रही थी और ये जो प्लेस है एक सूफी संत की है, एक सूफी वली रहे हैं और कहा जाता है कि सूफियों के मज़ारों पर ये हमेशा एक मोहब्बत की रोशनी जलती रहती है। तो क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ भी रोशनी जलनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों ने शायद गहराई से नहीं देखा। हमारे वहाँ जैसे हिंदूस को आने के लिए कहीं मना नहीं है, वैसे गोरखनाथ मंदिर में आज भी किसी मुसलमान के लिए कोई मना नहीं है। आप कभी भी चले जाएं तो वहाँ लुंगी, दाढ़ी और बुरके में औरतें टहलती हुई मिल जाएंगी। खिचड़ी के मेले में आप चले जाइए, कोई भेदभाव नहीं है। ना उनके वहाँ भेदभाव है, ना हमारे वहाँ भेदभाव है। वो तो ऐसा है कि आप जिस नज़र से देखेंगे वो आपको दिखेगा।
हम लोग तो यही देख रहे हैं कि उनके वहाँ किसी को कोई मना नहीं है, ना हमारे वहाँ किसी को मना है। 10 दिनों तक ये मेला चलता है, तो अभी कौन सा महत्वपूर्ण जो विजिट है वो बचा रह गया है? देखिए, आज 5वीं मुहर्रम थी। बाहर का एक जुलूस जो हमारा दिन का निकलता था वो हो चुका है। अब हमारे वहाँ 6, 7, 8 3 दिन ये अंदरूनी गश्त मियाँ साहब के हैं, और 9 तारीख को रात का जुलूस और 10 तारीख को सुबह का जुलूस, ये बाकी रह गया है। जो भी जायरीन हैं इमामबाड़ा आना चाहते हैं, इमामबाड़ा को देखना चाहते हैं, चूँकि गोरखपुर मंडल से लोग पता चलता है कि यहाँ आते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि उनका स्वागत है, अपनी सुविधानुसार आवें और प्राचीन धरोहरों को देखें, ताकि आगे की नई पीढ़ी जो है उसको भी पता तो चले कि उसके पुरखे क्या छोड़ के गए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान। हमारे साथ रहे ये मंजूर आलम, जिन्होंने पूरी वारदात को, यूं कहें कि पूरे कहानी को इस इतने खास शब्दों में और ख़ास अंदाज में बयान किया है। बिल्कुल इमामबाड़ा स्टेट पे ज़रूर आना चाहिए, और जो एकता की बात कही जाती है, हमारा संविधान बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि भाई इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर जस्टिस, इक्वलिटी बिफोर जितना भी रिलीजियस पॉइंट है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। डेफिनेटली आप आए, विजिट करें। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखते रहें AB न्यूज़।